बेटा आज हम अपने वीडियो पर पोटेशियम परमैंगनेट को पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के गुण क्या क्या होते हैं, हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे आज। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाया जाए। हमारे पास एक अयस्क होता है जिसे हम पाइरोल्यूसाइड कहते हैं, और उस पाइरोल्यूसाइड नामक अयस्क का फॉर्मूला होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। हम इस पाइरोल्यूसाइड अयस्क के थ्रू पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करते हैं। पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के भी अगर हम देखे जाएं तो 2 स्टेप होते हैं। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होगा कि हम अपने पाइरोल्यूसाइड को पोटेशियम मैग्नेट में बदलेंगे, पहला स्टेप हो गया। और जब पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण हो जाएगा फिर इसके बाद हम पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज करेंगे। तो पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट को बनाना ये 2 स्टेप रिएक्शन है। उसमें से एक एक स्टेप को लेकर हम लोगों को सॉल्व करना है और पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करना है। तो बेटा मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखूंगा कि जो हमारे पास पाइरोल्यूसाइड है इससे पोटेशियम मैग्नेट को कैसे बनाया जाए। तो मैं फर्स्ट स्टेप लिखूंगा, हमें पाइरोल्यूसाइड लेना है से पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण करना है। तो बेटा पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट को बनाने के लिए हम सबसे पहले पाइरोल्यूसाइड को लेते हैं MnO2 को, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने से पहले हम पाइरोल्यूसाइड को महीन चूर्ण की भांति पीस लेते हैं। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो मैंने कौन कौन से सब्सटेंस लिए, पाइरोल्यूसाइड को लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया और ऑक्सीजन गैस अर्थात वायु की उपस्थिति ली। और उस वायु की उपस्थिति में इस मिक्सचर को मैंने क्या करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। बेटा जैसे ही हीट करते हैं आप इधर से देखोगे थोड़ा ध्यान से कि बेटा ये जो H है, 4 H हैं, H 4 हैं, ये 4 H ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर ऑक्सीजन से कंबाइन करके सबसे पहले 4 H अगर 2 ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा 2H2O बनाएगा, तो वाटर का निर्माण होता है। और ये वाटर वेपर फेस में होती है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। इसके बाद मैं क्या सोचता हूँ, जितना भी कंपाउंड बचा है अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को लिखना स्टार्ट करूं तो देखो पूरा कंपाउंड क्या बचता है, 4 K बचते हैं। एक और काम कर लेते हैं, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 K है तो इसको लिख सकते हो 2K2 MnO4। इस 2K2 MnO4 को हम लोग नाम देते हैं पोटेशियम मैग्नेट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप तब हम बना जब हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड अर्थात पाइरोल्यूसाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वायु की उपस्थिति में मिलाकर हीट करते हैं, पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण होता है। अब बचता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम पोटेशियम मैग्नेट को लेंगे और उस पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज करेंगे। लेकिन उसे पढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त करने की केवल यही रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मेरे पास एक और प्रोसीजर है जिससे मैं पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट को बना सकता हूं। मैं उस रिएक्शन को भी लिख के दिखा देता हूं आपको। तो अगर मैं उस दूसरी रिएक्शन को लिखता हूं जिससे हमें पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट मिल जाता है, तो वो दूसरी रिएक्शन क्या है, 2MnO2 प्लस 2K2CO3 प्लस O2। अगर मेरे पास KOH नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को भी इस्तेमाल में ला सकता हूं। जो काम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है वही काम पोटेशियम कार्बोनेट करता है, क्योंकि दोनों का काम सेम है।
आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पाइरोलिसाइड को मिलाकर पोटेशियम मैग्नेट बना ही सकते थे। आप पोटेशियम कार्बोनेट में भी पाइरोलिसाइड को मिलाकर पोटेशियम मैग्नेट बना सकते हो। और कैसे बनाओगे बेटा? अगर मैं इन सभी चीजों को हीट करूंगा तो पिछली बार हीट करने में वाटर आपको मिल रहा था, आपने उसको अलग किया था। इस बार मैं देखूंगा मुझे वाटर नहीं मिल रहा, लेकिन हीट करेंगे अगर तो इसमें से कोई ऐसी गैस है जो अलग हो रही है। मैं इसमें अगर गैस को चेक करूंगा तो मुझे बेटा एक गैस मिलती है 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई किसी पदार्थ को जब हीट करते हो सबसे पहला काम उसमें क्या रहता है? या तो वाटर बनता है तो वो वेपर फेज में उड़ जाता है, और या तो कोई गैस अलग हो जाती है। इस बार मुझे एक गैस मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैंने उसे अलग कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने के बाद मेरे पास जो भी कुछ बचा होगा मैं सबका सब जितना भी कुछ होगा मैं यही लिख दूंगा। अभी आप सोचोगे भी तो आपके पास 4K बचे हुए हैं, 4K, 2 का मल 2 इधर है तो 2M बचे हुए Mn। अगर मैं O को चेक करता हूं तो बेटा O बचे हैं, देखो यहां से 2 दूना 4, 4 2 6 और 6 और 6 12। 12 में से 4 O तो आपने पहले से ही लिख रखे हैं, तो आपके पास 8 O बचते हैं। अगर इन सभी चीजों को देखोगे और कॉमन करने की सोचोगे बेटा 2 कॉमन है, अंदर बचेगा K2MnO4। तो मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास दो, फर्स्ट स्टेप जब मैं पाइरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट बनाता हूं मैं 2 प्रकार से बना सकता हूं। चाहे मैं पहली रिएक्शन के थ्रू पोटेशियम मैग्नेट को बनाऊं और चाहे मैं दूसरी रिएक्शन के थ्रू पोटेशियम मैग्नेट को बनाऊं, आपको अपने एग्जाम में किसी एक रिएक्शन को लिखना है। मैंने 2 बना इसलिए दी गई है कि दोनों प्रकार से आप आसानी से बना सकते हो। तो बेटा फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया कंप्लीट। अब मैं चलता हूं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप पे मुझे क्या करना है, पोटेशियम मैग्नेट को लेना है और उस पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट को बनाना है। तो मैं सेकेंड स्टेप पे चलूंगा, मुझे क्या करना है, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट का निर्माण करना। तो पोटेशियम मैग्नेट से मैंने स्टार्ट किया और अब मैं खत्म करूंगा जाके पोटेशियम परमैग्नेट पर। तो बेटा पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला देखता हूं। ये पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से रहता है K2MnO4। अगर मैं इस पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवा दूं, मैंने 2K2MnO4 लिखा है और मुझे अब इस बार अगर पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट बनाना है तो बेटा मैं 2K2MnO4 की रिएक्शन Cl2 से कराऊंगा। रिएक्शन का तरीका बड़ा सा आसान है, इसमें से 2 के 2 Cl से कनेक्ट होंगे, कंबाइन करेंगे। अगर 2 के 2 Cl से कंबाइन करते हैं सबसे फर्स्ट कंपाउंड का निर्माण होता है KCl। 2 के 2 Cl से कंबाइन करके KCl बनाएंगे। अब बेटा यहाँ K मैं चेक करूंगा तो केवल K कितने बचे, 2 का Mn भी है और 8 O है। अगर यहां से 2 K कम हो जाएंगे तो बेटा बचेगा 2KMnO4 और बेटा इसे कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। तो ये पोटेशियम मैग्नेट था, क्लोरीन से रिएक्शन हुई, 2 दूना 4 K थे, K में से 2 K तो Cl के साथ चले गए। अब K कितने बचे, 2, तो मैंने 2 K लिख दिया। बाकी MnO4 जिस हिसाब से लिखा था मैंने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वो उसी क्रम में लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से मैंने पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट को प्राप्त किया। हाँ, अगर मैं इसे चेक करना चाहूं तो मेरे पास एक और रिएक्शन है जिससे मैं पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट को बना सकता हूं। ऐसी मेरे पास एक और रिएक्शन है। अगर उस रिएक्शन को देखें तो हम उस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। चेक करते हैं उस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास 2K2MnO4 है। अगर मैं इसमें H2O और ओजोन को मिलाऊं, जो काम Cl2 करेगा वहां H2O और ओजोन का मिक्सचर करेगा। बिल्कुल अच्छी रिएक्शन है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बताऊं बेटा, ओजोन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है।
और ज्यादातर रिएक्शन में जो ओजोन होता है वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। अर्थात ओजोन डिकम्पोज होने के बाद हम उसे ऑक्सीजन गैस और नवजात ऑक्सीजन के रूप में लिख सकते हैं। ओजोन डिकम्पोज हुआ, ऑक्सीजन गैस बनी और नवजात ऑक्सीजन बनी। तो जो ओजोन को मैंने ऑक्सीजन गैस और नवजात ऑक्सीजन के रूप में तोड़ा है, वो नवजात ऑक्सीजन वो H2O के साथ कंबाइन होगी। तो अभी सोचो, अगर H2O के साथ वो नवजात ऑक्सीजन कंबाइन हो गई 2H 2O अर्थात 2OH। 2OH इसमें से उपस्थित 2K से रिएक्शन करेंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ओजोन जब डिकम्पोज हुआ O2 बनाया, एक O जो था वो इसके साथ जुड़ गया। अभी सोचो O इसके साथ जुड़ेगा तो O भी 2 और H भी 2 अर्थात क्या बना 2OH। ये 2OH 2K से रिएक्शन करेगा। 2K से रिएक्शन करने के बाद बनाएगा 2KOH प्लस O2। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास जो बचा हो मैं वो लिख देता हूं। तो मेरे पास बचता है बेटा KMnO4। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम मैग्नेट को बनाने की भी 2 अभिक्रियाएं हैं, कोई एक लिख लेनी है आपको उनमें से। और मेरे पास पोटेशियम मैग्नेट से भी पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की 2 अभिक्रियाएं हैं, उनमें से आपको एक ध्यान रखनी है। तो आप इसको ध्यान रखोगे। मैं दोबारा से इस लास्ट वाली रिएक्शन को रिपीट कर दूं कि बेटा ओजोन O3 था, वो O2 में टूटा और साथ में बनाया उसने नवजात ऑक्सीजन। वो नवजात ऑक्सीजन मिला H2O को। जैसे नवजात ऑक्सीजन H2O को मिला, O भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए अर्थात 2OH बना। वो 2OH 2K से रिएक्शन करेगा, तो 2OH 2K से रिएक्शन करेगा 2KOH। मैं थोड़ा सा और साफ लिखे देता हूं इसको, क्या बनाएगा 2KOH। और बेटा 2KOH लिखने के बाद मैं क्या सोचता हूं, इसमें जो भी बचा है वो सारा का सारा अवयव मैं लिखूंगा, तो बन गया KMnO4। तो इस प्रकार से बेटा KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैग्नेट को आसानी से बनाया जा सकता है। अब बात आती है पोटेशियम परमैग्नेट अगर बनकर तैयार हुआ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो मैं चेक करूंगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसे हम भौतिक गुण के नाम से जानते हैं। पहला भौतिक गुण अगर लिखा जाए तो मैं चेक करूंगा कि इसका कलर कौन सा होता है। तो बेटा मैं इसका कलर लिखता हूं, यह गहरे भूरे रंग का होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है। मैं सेकंड नंबर पहला, तो अगर आप पोटेशियम परमैग्नेट को देखोगे ये गहरे भूरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होगा। तो मैं एक और बात लिखता हूं, यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसके क्रिस्टल सुई के आकार के होते हैं, सुई के आकार के होते हैं। अगर आप कभी पोटेशियम परमैग्नेट को चेक करोगे, तोड़ते हुए चेक करोगे, तो ये जब ब्रेक होगा ये लंबे लंबे पतले पतले सुई जैसे रेशो में टूटेगा। और क्योंकि सुई जैसे रेशो में टूटेगा, मैं जान गया कि जो पोटेशियम परमैग्नेट है ये सुई के आकार के क्रिस्टलों द्वारा बना है। एक और चीज, क्या पोटेशियम परमैग्नेट जल पर घुलनशील है? तो बेटा नेक्स्ट नंबर लिखेंगे KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैग्नेट जल में घुलनशील होता है। और तकरीबन अगर इसकी घुलनशीलता देखी जाए तो 6 ग्राम पर 100 ग्राम। अगर आपने 100 ग्राम जल लिया है तो उसमें 6 ग्राम के आसपास पोटेशियम परमैग्नेट घुल जाता है। और पोटेशियम परमैग्नेट घुलने के बाद बैंगनी कलर का सॉल्यूशन बनाकर भी तैयार करता है। और मैं आगे चलूंगा, अगर पोटेशियम परमैग्नेट में और भी अगर कोई मैं फिजिकल क्वांटिटी इसकी पढ़ने चाहूंगा तो एक और है कि इसका गलनांक लगभग 525 केल्विन है।
तो बेटा ये पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण हो गए। पोटेशियम परमैंगनेट गहरे भूरे रंग का होता है, सुई के आकार के क्रिस्टल रखता है, ठोस पदार्थ है। इसके अगर मैं देखता हूं घुलनशीलता तो कम होती है लेकिन घुलता है। कितना लगभग घुलता है? 100 ग्राम जल में लगभग 6 ग्राम अगर पोटेशियम परमैंगनेट को चेक किया जाए तो हम घोल सकते हैं। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। हमने पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के प्रोसीजर देख लिया, 2 स्टेप रिएक्शन रही, हमने उसके भौतिक गुणों को पढ़ लिया। अब बात आती है कि पोटेशियम परमैंगनेट डिफरेंट टाइप के केमिकल से रिएक्शन करते हुए किस किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण कर सकता है। तो बेटा उस चीज को पढ़ने के लिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लें। तो बेटा आप पढ़ते हैं कि कौन कौन सा रासायनिक गुण या किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं कर सकता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं कर सकता है, इसके लिए हमें पढ़ना होगा रासायनिक गुणों को, कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है पोटेशियम परमैंगनेट में। तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को चेक करते हैं कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या चेंज आने वाला है। अर्थात मैं सबसे पहले ताप का प्रभाव पढ़ता हूं। तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, हीट करने वाला हूं। बेटा जैसे ही मैं पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करता हूं, सबसे पहले ये टूट जाता है पोटेशियम मैग्नेट में, K2MnO4 में। अगर मैं चेक करूं, देखो K तो मैंने दोनों लिख लिए, अब बात आती है कि इसके अलावा क्या बचता है। तो बेटा मेरे पास 2 कंपोनेंट है और बच, K तो मेरा समाप्त, MnO4 यहां 2 MnO4 है, मैंने केवल 1 MnO4 लिखा है। मेरे पास MnO4 और बचा है, वो MnO4 डिकम्पोज होते हुए MnO2 बनाता है और साथ में बना लेता है ऑक्सीजन गैस। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोज होकर हीट के इफेक्ट में ऑक्सीजन गैस देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अर्थात पाइरोल्यूसाइड फिर से देता है और साथ में बनाता है K2MnO4 जो कि हरे रंग का होता है। जैसे कभी आता भी है हमारे यहां क्वेश्चन कि K2MnO4 का कलर क्या होता है, हरा, KMnO4 का कलर क्या होता है, बैंगनी। कभी कभी हमसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसा भी पूछ लेता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैंगनी से हरा हो जाता है, क्यों। तो आप उसको आंसर भी देते हो क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे ही मैंने हीट किया वो पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो गया। पोटेशियम मैग्नेट का कलर क्योंकि हरा होता है, ये हरे कलर के सब्सटेंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हो। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे मैंने पिछले वीडियो पर रिएक्शन को बताया था, मैंने एक फिक्स रिएक्शन बताई थी और उस फिक्स रिएक्शन से मैंने आपको बताया था आप लगभग 20 से भी अधिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर सकते थे। तो मैं पोटेशियम परमैंगनेट की भी ऐसी रिएक्शन को दिखाऊंगा जिसकी सहायता से आप 20 से अधिक रिएक्शन को पूरा कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन है उस पर चर्चा करते हैं। कौन सी रिएक्शन है, मैं इसको लिखता हूं थोड़ा सा हेडिंग बना के, पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया। कहने का मतलब है मुझे इस बात को इस बार दिखाना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये अम्लीय माध्यम में कैसे अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट की अम्ल से ये अभिक्रिया करके दिखा देनी चाहिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट का बेटा फॉर्मूला होता है KMnO4। अम्लीय माध्यम का मतलब है हम इसकी अभिक्रिया काहे से कराएंगे, अम्ल से कराएंगे। तो मैं ये चेक करना चाहूंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जब अम्ल से रिएक्शन करता है, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करता है, ये क्या क्या बनाता है। तो बेटा सबसे पहले ये बनाता है K2SO4
पोटेशियम जो है आयन में टूटकर बनाता है K2SO4, Mn आयन में टूटकर बनाता है MnSO4, और प्लस साथ में बनता है H2O, बनाता है H2O। हाइड्रोजन गैस ने बना ली H2O और साथ में बेटा बनती है नवजात ऑक्सीजन। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं, जब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के कांटेक्ट में आ जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो वो 3 कंपाउंड का निर्माण तो करता ही करता है। कौन कौन सा? पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में प्रोड्यूस करता है नवजात ऑक्सीजन। ये हो गई पोटेशियम परमैंगनेट में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया। अभी सोचने वाली बात है, अगर मैं इन्हीं पदार्थों के साथ किसी तीसरे पदार्थ को डाल देता, सोचिए जैसे मैंने इन दोनों पदार्थ के साथ एक तीसरे पदार्थ कार्बन को डाला होता, तो कार्बन अभी कोई अभिक्रिया ना करता, पदार्थ में अभिक्रिया केवल अभी ये दो करते। ये दो पदार्थ अभिक्रिया करके K2SO4 बनाते, MnSO4 बनाते, वाटर मॉलिक्यूल बनाते और साथ में बनाते नवजात ऑक्सीजन। अब ये अभिक्रिया में जो नवजात ऑक्सीजन बनी है, ये अभिक्रिया करती उस थर्ड कंपाउंड से। फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड। पहले अभिक्रिया कौन से कंपाउंड करते? फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड। फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड अभिक्रिया करके ये यौगिक बनाते। इन यौगिकों को बनाने के बाद जो नवजात ऑक्सीजन है वो नवजात ऑक्सीजन इस थर्ड कंपाउंड से अभिक्रिया करके उसे चेंज करने की कोशिश करता। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो अम्लीय विलयन है वो थर्ड सॉल्यूशन पर, थर्ड कंपाउंड पर क्या इफेक्ट डालेगा। तो मैं अभी यहां से कार्बन को हटाता हूं क्योंकि मुझे कार्बन की रिएक्शन नहीं लिखनी है। पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है। अब मैं चेक करूंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जब अम्लीय माध्यम में आता है तो वो थर्ड कंपाउंड पर क्या इफेक्ट डालने वाला है। तो बेटा मैं इसको मिटा देता हूं। अब चलते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में थर्ड कंपाउंड पर क्या इफेक्ट डालने वाला है। जैसे मुझे रिएक्शन दे देगा, अगर कभी मुझे ऐसी रिएक्शन मिलती है, क्या कहता है, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है। तो मैं चेक करूंगा। सबसे पहले मुझे दो चीजों को ध्यान रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय विलयन। तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या था? KMnO4। अम्लीय विलयन में हम लोग क्या यूज करते थे? H2SO4। किसके साथ मिलाने वाले हैं हम लोग? एथिल एल्कोहल। तो बेटा मैं एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3CH2OH। पोटेशियम परमैंगनेट को लिया, अम्लीय विलयन का मतलब H2SO4 सॉल्यूशन लिया और मैंने साथ में मिलाया एथिल एल्कोहल क्योंकि उसने कहा था। अब मैंने इस एक्शन को जैसे ही देखा, मैं इस तीसरे कंपाउंड को भी छोड़ देता हूं। इस कंपाउंड को छोड़कर मैं भी इस कंपाउंड पर चलता हूं। बेटा आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले लिखा था कि KMnO4 H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो आपने बताया K2SO4 बनाते हैं, MnSO4 बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। अब बेटा बचता है कि और साथ में सर जी ने क्या बनाया था? और बनाया था बेटा नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन, तो बेटा अभिक्रिया के दौरान जब इन दोनों ने अभिक्रिया किया, ये 4 कंपाउंड बने, जिनमें से 3 कंपाउंड तो अपनी जगह पर फिक्स रहे, लेकिन चौथा जो कंपाउंड नवजात ऑक्सीजन था, वो नवजात ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किससे की? एथिल एल्कोहल से।
और जब एथिल अल्कोहल से नवजात ऑक्सीजन मिलता है, कल के दिन मैंने एक चार्ट यहां बना रखा था, उस चार्ट के बेसिस पर एथिल अल्कोहल चेंज हो जाता है एसीटैल्डिहाइड पर। पिछले वीडियो पर अगर आपको ये नहीं पता है कि एथिल अल्कोहल काहे में चेंज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पिछला वीडियो देखिएगा। पिछले वीडियो पर आपको बोर्ड के राइट साइड में आप इस बात को चेक करोगे, एक चार्ट बना होगा और उस चार्ट में साफ इस बात को बताया गया होगा कि एथिल अल्कोहल अगर लेफ्ट साइड पे लिख देता है पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन के साथ लेफ्ट साइड में एथिल अल्कोहल लिखा हो, हम राइट साइड में उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? आप चेक करोगे एसीटैल्डिहाइड उसकी जगह पर लिखा जाएगा। मैं अन्य रिएक्शन को भी देखता हूं, जैसे मुझे रिएक्शन अन्य देता है, एक और रिएक्शन क्या देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन में मिलाते हैं। तो कहता है उस समय क्या बनकर तैयार होगा अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन पे मिलाते हैं। तो मैं काम करता हूं, क्या क्या चीजें मुझे लिखनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे विलयन में, अम्लीय विलयन में, तो मैंने साथ में लिख रखा है H2SO4 में मिलाएंगे, क्या बनेगा? तो बेटा आप फिर से वही चीज है, KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है, मैं पहले वो लिखे देता हूं, K2SO4 K2MnO4 H2SO4 से विक्रिया करके बनाता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब बेटा वाटर मॉलिक्यूल तक तो बना लिया, अब मैं चेक करूंगा कि वो नवजात ऑक्सीजन में लिखने वाला नहीं, क्योंकि जो नवजात ऑक्सीजन वहां मिलेगी भी मुझे, वो नवजात ऑक्सीजन इस H2S से विक्रिया करेगी। अगर नवजात ऑक्सीजन H2S से विक्रिया करेगी तो आपको ये पता होगा कल वाले चार्ट पे H2S चेंज हो जाती है सल्फर पर। अब कहोगे सर H2S की जगह पे सल्फर क्यों लिख गया है? उसका भी रीजन है बेटा, देखो कैसे। यहां नवजात ऑक्सीजन बना था, वो नवजात ऑक्सीजन जब H2S से विक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन चिपक जाएगा H2O पर, तो H2O जो बना मैंने यहां लिख दिया, बचा अकेला कौन? सल्फर, तो वो सल्फर बेटा इसको हटा के यहां लिख दिया जाता है। तो रिएक्शन उसी हिसाब से होती है, लेकिन अब इस रिएक्शन को मैं अगर बार बार हर एक अटल्स में अलग रखना स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए हर एक रिएक्शन के उस पार्ट को मैंने एक टेबल बनाकर यहां पर लिख दिया था, जिसे आपको तैयार रखना है। तो ये रिएक्शन हो गई जब हाइड्रोजन सल्फाइड को पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन में मिलाते हैं। अभी आप चेक करते हैं कि जैसे अगर हमको दे देता है, कहता है फास्फोरस को पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन के साथ मिलाते हैं, अम्लीय विलयन के साथ अम्लीय विलयन के साथ मिलाते हैं, तो बेटा ऐसी सिचुएशन पे क्या बनता है मैं उसको भी देख लेता हूं। फास्फोरस को मिलाते हैं इसलिए P4, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब है KMnO4, अम्लीय विलयन का मतलब है हमने इस पर H2SO4 मिलाया होगा। अब क्रिया में मैं अगर 2 मिनट के लिए P4 को भूल जाऊं तो हम इन दो रिएक्टेंट को देखते ही इस बात को समझ गए तुरंत कि अरे KMnO4 H2SO4 अगर किसी रिएक्शन में लिखा हो तो उसका तो आधा पार्ट फिक्स रहता है। क्या क्या फिक्स रहता है? K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब बताती है अगर लेफ्ट साइड पे P4 लिखा हो तो राइट साइड पे क्या लिखा जाए? तो फास्फोरस को राइट साइड पे लिखते हैं H3PO4, और ये इंफॉर्मेशन की फास्फोरस अगर लेफ्ट साइड पे लिखा हो तो राइट साइड पे H3PO4 लिखते हैं। ये इंफॉर्मेशन पिछली टेबल पर लिखा हुआ था जो मैंने पिछले वीडियो पर बनाई थी। तो आसानी से आप इस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन की ना जाने कितनी रिएक्शंस को, ना जाने कितनी अभिक्रियाओं को आप आसानी से पढ़ सकते हो, बता सकते हो।
अब आता है कि सर बहुत सारी रिएक्शन, उनमें से क्या होगा, जैसे मेरे पास हो सकता है कि P4 की जगह पर कभी कभी दे देता है, कहता है FeSO4 की रिएक्शन लिखो, सेम चीज लिखनी है, P4 की जगह पे FeSO4 और तब H3PO4 की जगह पे हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो ना जाने कितनी ऐसी रिएक्शंस हैं जो इसी माध्यम में पूरी होने वाली हैं। और क्योंकि मैंने आपको वो चार्ट बनवा दिया था, मैं अब आगे इस बेसिस पर रिएक्शन को नहीं बताने वाला हूं। अब बेटा अगर मैं रासायनिक गुणों की बात करूं कि पोटेशियम परमैंगनेट के विषय में मुझे और क्या पढ़ना है, तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट के विषय में मुझे और एक चीज पढ़नी है कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्या क्या है। आखिर पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोगों ने जो इतना डिटेल में पढ़ा, तो क्यों पढ़ा, आखिर इसका क्या यूज आता है हमारे यहां। तो बेटा मैं अब बात करूंगा कि यूज क्या है पोटेशियम परमैंगनेट के, उपयोग। बेटा अगर फर्स्ट नंबर पर उपयोग की बात करूं तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक और नाम है लाल दवा। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा नाम है, और लाल दवा का प्रयोग या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल को जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है। तो यह जल में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। पुराने समय में नालियों पर इसका छिड़काव किया जाता था, कुओं पर इसका छिड़काव किया जाता था, ताकि कुएं पर या नालियों पर जो भी बैक्टीरिया हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए। तो मैं इसमें एक और लिखूंगा, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में पहला यूज अगर मैं चेक करता हूं तो पोटेशियम परमैंगनेट कीटाणुनाशक के रूप में यूज में आता रहा है। दूसरा अगर मैं चेक करूं तो पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा जब भी उसको एसिड के साथ मिलाया गया, उसने अपने साथ में रखे हुए पदार्थ का ऑक्सीकरण किया। क्योंकि साथ में रखे हुए पदार्थ का ऑक्सीकरण किया, मैं लिखूंगा ऑक्सीकारक के रूप में। अगर पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन के साथ कोई भी पदार्थ रख दोगे, पोटेशियम परमैंगनेट उसका ऑक्सीकरण कर देगा। और क्योंकि पोटेशियम पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, यह ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और मैं चेक करूंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है यह सूचक का कार्य भी करता है। सूचक का कार्य करता है। हमारे यहां इंटरमीडिएट पे एक प्रैक्टिकल होता है, N/10 या N/20 सॉल्यूशन पर अगर देखा जाए पोटेशियम परमैंगनेट के दिए गए सॉल्यूशन की सांद्रता से किसी दूसरे विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी होती है। उसमें से स्वयं सूचक का कार्य करता है पोटेशियम परमैंगनेट। सूचक का काम कैसे करता है, अपने कलर को खो देता है और हमें सूचना मिलती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और उस हिसाब पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो बेटा अगर मैं चेक करूं तो यह स्वयं सूचक का कार्य करता है। एक और मैं यहां लिख सकता हूं कि यह कैसा है, विरंजक का कार्य भी करता है। क्योंकि ऑक्सीकारक होता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, और वो नवजात ऑक्सीजन पदार्थों का रंग क्या कर देती है, उड़ा देती है। और क्योंकि पदार्थों का रंग उड़ा देती है, मैं इसे कह सकता हूं कि यह विरंजक के रूप में यूज हो सकता है। एक और बायर अभिकर्मक के रूप में, बायर अभिकर्मक के रूप में बेटा एक रिएजेंट होता है जिसे बायर विकर्मक कहते हैं। 1% क्षारीय KMnO4 का सॉल्यूशन होता है। इसे हमसे पूछता भी है कोई कि सर जी बायर विकर्मक है क्या, तो मैं बताऊंगा 1% क्षारीय KMnO4 का जो जलीय विलयन होता है, विलयन होता है, जलीय विलयन बायर अभिकर्मक कहलाता है। बायर अभिकर्मक कहलाता है। अगर कोई मुझसे पूछा है बायर अभिकर्मक किसको कहते हैं, मैं बताऊंगा 1% क्षारीय KMnO4। क्षारीय विलयन लेना है, उसमें केवल 1% आपको KMnO4 मिलाना है। 1% का मतलब समझते हो, 100 भागों में केवल 1 भाग। तो आपको क्षारीय विलयन ले लेना है
और वो क्षारीय विलयन कैसे बनाओगे? क्षार को कहां पर घोलकर? जल में घोलकर। क्षार को जल में घोलकर सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में केवल 1% KMnO4 को डाला। 1% का मतलब समझते हो? अगर 100 ग्राम पदार्थ तैयार हो तो केवल 1 ग्राम, 1000 ग्राम पदार्थ तैयार हो तो 10 ग्राम। 1% KMnO4 मिलाओगे, जो रिएजेंट बनके तैयार होगा हम उसे क्या कहेंगे? बायर अभिकर्मक कहेंगे। और इस बायर अभिकर्मक का कार्य है कि जो बायर अभिकर्मक है वो कई सारी रिएक्शन ऐसी हैं हमारे यहां जिन रिएक्शंस को पूरा कराता है, तो बायर विकर्मक के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये उपयोग है हो गए पोटेशियम परमैंगनेट के। बेटा आज की वीडियो पर हम इतना ही रखते हैं। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, फिक्स रिएक्शन लिख रहे हैं कि H3PO4 की जगह पे H3PO4 को लिख दिया हमने। इनको आप अगर इस वीडियो पर देख रहे हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो पर जाकर इस रिएक्शन के वो जो पॉइंट थे, वो जो चार्ट था, आप उसको नोट कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि वही चार्ट आपको इन रिएक्शन को पूरा करके समझा पाएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ों को रखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।